कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मिर्जापुर नाम के गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दाल चावल गेहूं का व्यापार करते थे। दोनों में गुड्डू बड़ा ही लालची था और हमेशा अपना माल बढ़ा चढ़ाकर महंगा बेचता था। बबलू हमेशा सही दाम में ही अपना माल बेचता था। वो हमेशा गरीब और बूढ़े लोगों की मदद भी करता था। दोनों हमेशा साथ में ही अपना माल लेकर जाते, लेकिन बबलू का ज्यादा माल बेचा जाता और गुड्डू का हमेशा की तरह कम। अरे बबलू, हम दोनों का अनाज तो एक जैसा है, फिर भी तुम्हारा सारा माल खत्म हो जाता है और मेरा हमेशा बच जाता है। गुड्डू भाई, तुम हमेशा तुम्हारा अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। ज्यादा महंगा अनाज बेचोगे तो तुम्हारा सारा अनाज कैसे बेचा जाएगा? अरे बबलू, दिन रात हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो दाम तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन मूल भाव से ज्यादा कीमत कौन देगा? गुड्डू भाई, गरीब लोग कैसे इतने पैसे चुकाएंगे? हाँ बबलू, तू रहने दे, तू मुझे मत सिखा, चल तेरा काम कर। ऐसा कहकर दोनों एक गांव में जाकर उस गांव के दो हिस्से कर लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में अपना अपना अनाज बेचने की कोशिश करते हैं। गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, चलो चलो गांव वालों, जल्दी जल्दी से ले लो, खास आपके लिए। ऐसे आवाज लगाते हुए गुड्डू लोगों को अपना अनाज लेने के लिए आकर्षित करता है। तभी एक राहगीर गुड्डू से बोलता है, अरे भाई, जरा गेहूं का दाम बताओ तो मुझे। 4 सिक्कों का एक नाप मिलेगा जनाब। अरे भाई, बाकी जगह तो 3 सिक्कों में ही मिलता है, आप बहुत महंगा बेच रहे हो। जी, आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, कुछ वक्त के बाद तो आप मुफ्त में मांगने लगोगे। इतना सस्ता भला कौन बेचता है? जाइए यहाँ से, बिना मतलब का वक्त खराब कर दिया। गुड्डू फिर से अनाज की थैली अपने कंधों पर उठाकर आगे चल पड़ता है। गुड्डू की आवाज सुन दूर खड़ी एक गरीब बूढ़ी दादी माँ अपने घर के अंदर जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, बाहर गेहूं और चावल बेचने वाला आया है। अपने घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, थोड़ा अनाज तो ले लो, नहीं तो कल से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो हमें किस चीज के बदले अनाज देगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल से अपना गुजारा कैसे होगा? जी, हमारे घर में आपके पिताजी की एक बहुत पुरानी थाली है, शायद ही उसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज मिल जाए। तब तक हमारा बेटा भी शहर से लौट आएगा, उतने दिनों तक का गुजारा करने लायक ही सही कुछ अनाज हमें मिले तो भी बहुत है। ठीक है, चलो उससे बात करके देखते हैं। दादाजी घर के सामने से जा रहे गुड्डू को बुला लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस पुरानी थाली के। क्या तुम इस थाली के बदले में कुछ अनाज दोगे बेटा? बहुत मेहरबानी होगी। गुड्डू वो मैली खराब थाली देखता है और बोलता है, अरे बाबा जी, इस थाली के बदले तो एक मुट्ठी भी अनाज नहीं आएगा। कितनी मैली और पुरानी थाली है, ये मेरे किसी काम की नहीं, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। गुड्डू उस थाली को पीछे से थोड़ा घिसकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो तो सोने की थाली है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इससे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और अगर ये थाली मुझे मुफ्त में मिल सकती है तो अपना अनाज जाया क्यों करूं? अरे नहीं नहीं, ये तो एकदम बेकार और जंग लगी हुई थाली है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा बोलकर गुड्डू उस थाली को दादी के सामने फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बेचारे दोनों बूढ़े दादा दादी घर के सामने ही निराश और मायूस होकर बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। थोड़ी देर बाद बबलू वहां से अनाज की बोरी कंधों पर लेकर पुकारता हुआ आता है। बबलू की नजर उदास और निराश बैठे दादा और दादी पर पड़ती है और बबलू उनके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ दादी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ समस्या है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं जितना हो सके आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, तुम एक भले आदमी लगते हो। हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है और हमारे पास के सारे पैसे भी। अब जब तक हमारा बेटा शहर से नहीं लौट कर आता, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो दादी जी, मैं आपको अनाज दे देता हूँ। बोलो कितना चाहिए आपको? नहीं बेटा, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारे पास एक पुरानी थाली है, क्या तुम उसके बदले में हमें कुछ अनाज दे सकते हो? अच्छा ठीक है दादी जी, जैसा आप ठीक समझे।
मैं खरीद लूंगा उस थाली को। दादी वो पुरानी थाली बबलू को देती है। वैसे बबलू को तो उनकी मदद करनी ही थी, फिर भी बबलू दादी की तसल्ली के लिए वो थाली लेता है और थोड़ी घिस कर देखता है। बबलू को पता लगता है कि ये तो सोने की थाली है। अरे दादी जी, ये तो सोने की थाली है, लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अरे बेटा, थोड़ी देर पहले एक आदमी तो इसे बेकार कहकर फेंक कर चला गया, और तुम तो हमें बिना थाली देके ही अनाज देने को तैयार हो गए थे। तुम भले आदमी हो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो हमें दे दो। दादी जी, ये सारा अनाज और मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब आप रख लीजिए। मैं बस थोड़े से पैसे घर जाने के लिए रखता हूँ। बबलू अपने पास का सारा अनाज और पैसे उन दोनों को दे देता है और बस थोड़े से पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर गुड्डू अमीर बनने के सपने देखता हुआ फिर से वह दादी और दादा के पास आता है और उनसे बोलता है, दादी जी चलो, मैं कुछ अनाज तुम्हें दे देता हूँ उस थाली के बदले। लाओ, कहाँ है वो थाली? बेटा, जिस थाली को तुमने बेकार कहा था वो सोने की थाली थी। किसी ने वो हमें अच्छे दाम देकर खरीद ली। गुड्डू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने थोड़े से अनाज के लिए लालच में आकर किस्मत से हाथ में आई उस सोने की थाली को गवा दिया था। उधर बबलू वो थाली बेचकर उन पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और हर हालत में ईमानदारी से जीना चाहिए। हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारा हर वक्त साथ देती है। एक कमलापुर नाम के शहर में एक सुरेश नाम का सोनार रहा करता था। उसका खुद का सोना लेने का तथा उसके गहने बनाकर बेचने का धंधा था। वो बहुत ही अच्छी तरह चलने लगा था। अब सुरेश को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर उसे कोई भी मिलता उससे वो कुछ ना कुछ होशियारी करके थोड़ा ज्यादा पैसा ऐंठ लेता था। मगर उसकी ये आदत उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी पत्नी रमावती बहुत ही धार्मिक किस्म की औरत थी। वो बहुत पूजा अर्चना किया करती थी। उसके पिताजी की दुकान ही सुरेश ने संभालने के लिए ले ली थी और उसको अब बढ़ाया था, मगर अब वो लोगों को बहुत ज्यादा ठगा करता था। अब एक दिन उसकी दुकान में एक औरत अपना मंगलसूत्र बनाने के लिए सुरेश की दुकान पर आई थी। भाई साहब, मुझे नया मंगलसूत्र बनाना है। क्या आप मुझे मेरे पसंद का मंगलसूत्र बनाकर देंगे? हाँ, क्यों नहीं बहन जी, मैं यहाँ बैठा ही हूँ इसी काम के लिए। मुझे डिजाइन दिखाइए भाई साहब। जी, ये रही। आपको कौन सी पसंद आई है आप बता दीजिए, मैं आपको बनवा कर दूंगा। जी भाई साहब, ये मुझे बहुत पसंद आई। आप ये मुझे बनाकर देंगे क्या? बेशक बहन जी, आप 8 दिन बाद आकर अपना मंगलसूत्र ले जा सकती हैं। ठीक है भाई साहब। अब ऐसा कहकर साधना वहां से चली जाती है और जाने के बाद सुरेश वो मंगलसूत्र की डिजाइन देखकर सोचता रहता है कि इसमें कितनी मिलावट कर सकता हूं। तभी सुरेश खुद से, अगर मैंने इसमें ज्यादा लिए तो मेरा कस्टमर बहुत कम हो जाएगा और साधना बहन को सोने की अच्छी परख है, इसीलिए उसमें ज्यादा मिलावट नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर सुरेश अपने काम में व्यस्त हो जाता है और एक अच्छा सा मंगलसूत्र के डिजाइन के अनुसार काम करने के लिए तैयारी करता है। वह कुछ पेंडल अच्छी तरह से बहुत कारीगरी करके बनाता है। अब सुरेश कुछ ही दिनों में एक अच्छा वाला मंगलसूत्र बनाकर रखता है और उसके साथ 2 और अच्छे मंगलसूत्र बनाकर रखता है, जिससे साधना बहन आने के बाद उनको दिखाने के लिए अब वो सारी तैयारी करके रखता है, क्योंकि उसे औरतों का स्वभाव पता था। उनके सामने अगर आप एक से एक अच्छे गहने रखोगे तो औरतें कभी ना कभी वो खरीद ही लेती हैं। अब सुरेश अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, सुनती हो, कल हमारे यहाँ जरा पूजा है। मैं सोच रहा हूँ कि घर में कितने दिन हुए कोई पूजा नहीं की, तो चलो हम हमारे दुकान में कल पूजा रखते हैं। अजी, ये बात तो बहुत अच्छी है कि ये बात आपके दिमाग में आई। अब हम कल ही दुकान में जाकर अपनी पूजा करेंगे। और हाँ, पास में ही हमारे दोस्त और जान पहचान वाले लोगों को भी बुला लेंगे। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब सुरेश की दुकान में कल पूजा होती है और रमावती सारी पूजा के लिए लगने वाली सामग्री तथा काम में व्यस्त थी। तभी सुरेश ने अपनी दुकान के काम वाले लड़के को कुछ सूचनाएं दी और पूजा करने के लिए बैठ गया। अब उनकी पूजा अच्छी तरह से संपन्न हुई थी और अब आने वाले मेहमान आ रहे थे और सारे जेवर देखने का तथा अपनी दुकान का नया कलेक्शन दिखाने में सारे लोग व्यस्त थे। अब सुरेश और रमावती अपने घर में आए हुए मेहमानों की अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और शाम के समय सुरेश रमावती से, देखो रमावती, हमारे आज कितने सोने की बिक्री हुई है, तुम सोच भी नहीं सकती।
सच में आज हमारी इतनी सारी कमाई एक ही दिन में हो गई। हाँ सच में। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ चलिए, कल सुबह फिर से दुकान खोलना है ना। हाँ रमावती। अब दोनों घर के लिए चले जाते हैं। अब घर जाकर दोनों सब काम करके जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुरेश को पता था कि कल से उसका धंधा बहुत जोर से चलने वाला था। अब अगले दिन उसके धंधे की दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी, जैसे वो पूजा उसके लिए सफल हुई थी। भाई साहब, मेरा मंगलसूत्र बनवाया आपने? मैंने जैसा बताया था आपको वैसा ही बनाया है ना? अरे बहन, तुम देखोगी तो एक और ले लोगी। देखो तो कैसा लगा तुम्हारा मंगलसूत्र। बहुत ही अच्छा है भाई साहब, मुझे ये दोनों भी पसंद आए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं एक ही ले सकती हूँ, मैंने एक के ही पैसे लाए हैं अब। अरे भाभी, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए ये बाजू में रख देता हूँ, आप कभी भी आकर ले जा सकती हैं, समझी? हाँ, ये अच्छा रहेगा। अब साधना सुरेश को पैसे देकर वहां से चली जाती है और उसे वो मंगलसूत्र बाजू में रखने के लिए कहती है। अब सुरेश घर चला जाता है और अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, मैं क्या कह रहा हूँ? जी कहिए ना, क्या बात है? मैंने वो बहुत सारे हीरे लगी हुई एक चूड़ी बनवाई थी, वो दे दो मुझे, मेरे दुकान में रखूंगा, इससे हमारा ग्राहक बढ़ जाएगा। जी ये लीजिए, और चाहिए तो ले जाइए। मुझे सिर्फ अपनी दुकान में रखने के लिए चाहिए। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना जल्दी लगाओ। आप हाथ मुंह धोकर जल्दी आइए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ। अब ऐसा बोलकर सुरेश हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता है। अब सुबह उठकर वो जल्दी दुकान खोलता है और नए नए डिजाइन के दागिने बनाने में व्यस्त हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक अच्छी योजना आती है। मैं आज एक ऐसा नेकलेस बनाऊंगा जिसमें सोना कम डालूंगा और नेकलेस ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अब सुरेश एक ऐसा नेकलेस बनाता है जिसमें बहुत सारा पीतल और तांबा मिक्स करके डालता है और उस पे सोने की पॉलिश चढ़ा देता है और आज हार अपनी दुकान में लगा देता है। उसे देखकर बहुत सारे ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और उसे खरीदने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ये सब देखकर सुरेश उस हार जैसे बहुत सारे हार बनाकर बेचता है और लोगों को वो हार बहुत पसंद आते हैं। ये सब हार के डिजाइन देखकर बहुत लोग और उसके यहाँ आकर हार बुक करवा कर चले जाते हैं और उसमें से एक ग्राहक 1 लाख रुपए का हार खरीद लेता है और अपने घर चला जाता है। उसका नाम था रघु। अरे सुनती हो, मैंने तुम्हारे लिए देखो क्या लाया है। हाँ, क्या बात है? क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मेरी पत्नी के लिए ये हार लेकर आया हूँ, पूरे 1 लाख का है, पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। अब सुरुचि उस हार को दिन भर पहनकर घूमती थी। अब उस हार को लिए हुए 1 महीना ही हुआ था तो सुरुचि रघु से, अजी, आप ये कैसा हार लेकर आए हैं? इसको तो लगता है कि पॉलिश की है, ये नकली हार है। नहीं सुरुचि, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। इसकी रिसिप्ट है क्या आपके पास? हाँ है, ये देखो। अच्छा, तो उस सुनार ने आपको फंसाया है। उसको पता नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। तुम क्या करने वाली हो? अरे मैं वहाँ जाकर उसे ये हार नकली है ये दिखाऊंगी। अगर नहीं माना तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे जाने दो ना, हम उससे बात करके मैटर क्लोज कर देंगे। ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगी। हाँ मेरी माँ, तुमने किसी की बात सुनी है? जो अब सुनोगी खुद के मन की हमेशा करोगी। अब सुरुचि और रघु सुरेश की दुकान पर चले जाते हैं और उसकी दुकान पर जाने के बाद उसे उनसे बात करने के लिए वक्त ही नहीं था। अब सुरुचि, क्या समझते हो खुद को? हम यहाँ कब से खड़े हैं, उनको नहीं पूछते और नए कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, उनको भी फंसाना है क्या? ऐसा बोलते ही सारे ग्राहक एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी, क्या चाहिए आपको मैडम, बोलिए। ये हार आपकी दुकान का है? हाँ मैडम, ये हमारी ही दुकान का हार है। अब सुरेश के आगे कोई रास्ता नहीं था कि ये हमारी दुकान का हार नहीं है कहने के लिए। अब वो समझ गया कि इसमें कोई गड़बड़ पकड़ी गई है। तभी सुरेश, आइए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बैठकर बात करते हैं। क्यों, अपनी गलती समझ आई क्या सुनार साहब? अभी के अभी मुझे ये नकली हार वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए।
क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ, धमकी ही समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, अब तो मैं आपका हार बदल कर नहीं देता। आपको क्या करना है वो कीजिए। सुरुचि अब उस दुकान से निकल जाती है और वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। अब ये सारी बात वो पुलिस को बताती है। साहब, हमारे साथ उस सोनार ने धोखा किया है। उससे हमने 1 लाख का हार खरीदा, मगर वो नकली निकला। और देखिए ना साहब, इसमें कुछ भी सोना नहीं है और पैसे पूरे ले लिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके ऐसा बोलने से आपको फंसाया गया है। आपके पास बिल है? ऐसा कहकर सुरुचि ने वो बिल पुलिस के हाथों में दे दिया और बिल को देखकर पुलिस को पता चल गया कि इनको सोनार ने फंसाया है। पुलिस ने जल्दी से उनकी कंप्लेंट लिखवा ली और सोनार की दुकान के पास अब पुलिस और सुरुचि आ जाते हैं। तभी सुरेश, ये आप सोने के व्यापारी हैं, तो आप कितने कैरेट सोना इस्तेमाल करते हैं? जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सोने में मिलावट करके सोना बेच रहे हो। इन्होंने आपकी कंप्लेंट की है। अब चलो पुलिस स्टेशन। मगर मैंने किया क्या है साहब? नकली सोना बेचने के जुर्म में और इन मैडम जैसे कई लोगों को तुमने ठगा होगा। अब चलो तेरी थाने में खातिरदारी करता हूँ। ऐसा बोलकर पुलिस वहां से सुरेश को लेकर चली जाती है और सुरुचि भी उसे सजा दिलाने के बाद ही अपना पैसा वापस लेकर घर चली जाती है। अब उस दुकान पर रमावती अकेली रो रही थी और सुरेश पुलिस के साथ जेल में था। एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के 2 बेटे अपनी मां के साथ रहा करते थे। मां उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं? अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से
हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती है कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था। उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते, उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है। आप चिंता मत करो, आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। और बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी हैं।